बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। बेटा हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल से। बेटा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बोहर का मॉडल जो था उसमें उसने बताया कि एक एटम जो है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ होते हैं जिनको उसने नाम दिया शेल्स का या एनर्जी लेवल्स का। और एनर्जी लेवल्स में उसने कहा कि इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। लेकिन बेटा उसके बाद हैज़नबर्ग आया साइंटिस्ट, इसने कहा कि हम ये कभी भी मालूम नहीं कर सकते कि एक जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी पोजीशन क्या है और वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यानी कि वेलोसिटी और पोजीशन जो है वो हम कभी भी इकट्ठे हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि ये जो बात थी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली, ये जो है ना वो बोहर की थ्योरी में अनसेटिस्फैक्ट्री रही कि बोहर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके बाद बेटा वो कहते हैं कि इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए तीन साइंसदान थे, श्रोडिंगर, हैसनबर्ग एंड डायरेक। इन तीनों ने बेटा वर्क किया वेव थ्योरीज़ के, जो है ना वो इन्होंने वेव थ्योरीज़ इस्तेमाल की और इनका जो वर्क था वो इनको एक नतीजे पे लेके आया। वो नतीजा क्या था कि श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन ड्राइव की। उस वेव इक्वेशन में के रिज़ल्ट के तौर पर उसने कहा कि हम बेशक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं निकाल सकते, लेकिन हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि किस जगह पे वो पाया जाएगा, कि हम किस जगह पे होने का इम्कान है, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा, हमें प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बेटा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो है वो न्यूक्लियस से 0.053 मीटर फासले पे है, कि इतना जो है वो फासले पे, न्यूक्लियस से इतने फासले पे जो है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास बेटा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के गिर्द जो 0.053 मीटर फासले पे इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जा सकता है। और आप लोग जानते हैं कि पहले हाइड्रोजन के पहले शेल का रेडियस भी यही था, 0.0529 नैनोमीटर हमने निकाला था। 0.053 मीटर फासले पे वो पाया जा सकता है। तो बेटा जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको कहते हैं ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वो कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच देयर इज़ 95% चांस ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। के वो जगह, वो वॉल्यूम स्पेस का एक एटम के अंदर जहाँ पे 95% चांस हो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का, उसको हम कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें ऑर्बिटल। एक लफ्ज़ हमने पढ़ा है ऑर्बिट। तो बेटा आपने इन दोनों में जो है ना वो फ़र्क याद रखना है कि ऑर्बिटल में और ऑर्बिट में क्या फ़र्क होता है। ऑर्बिट कहते हैं शेल को, जो एटम के न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ होते हैं उनको हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या है किनको, जो न्यूक्लियस के गिर्द एटम के अंदर सर्कुलर पाथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और ऑर्बिट के अंदर बेटा जो है वो सब शेल्स होते हैं और सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस बात को आपने याद रखना है। यहाँ पे हमने एक कंपैरिजन भी किया हुआ है ऑर्बिट और ऑर्बिटल का, कि हमने यहाँ पे डिफरेंस वाज़ह करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास ऑर्बिट है और यहाँ पे ऑर्बिटल है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ऑर्बिट जो होता है ये डेफिनेट पाथ होता है बोहर के मुताबिक, जिस जो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। लेकिन ऑर्बिटल जो है बेटा ये 3 डायमेंशनल स्पेस होती है न्यूक्लियस के गिर्द, जहाँ पे 95% जो है वो चांस होता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का। ऑर्बिट जो होता है बेटा वो सर्कुलर होता है शेप में, लेकिन ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा इनकी डिफरेंट शेप होती है। जिस तरह अगर हम बात करें एस ऑर्बिटल की तो ये स्फीरिकल शेप का होता है। पी ऑर्बिटल की बात करें तो ये डम्बल शेप का होता है, डम्बल शेप का होता है। तो डिफरेंट शेप्स होती हैं ऑर्बिटल्स की। ऑर्बिट बेटा जो होता है ना उसका डायरेक्शनल करैक्टर नहीं होता, लेकिन
ऑर्बिटल जो होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इनमें डिफरेंस जो है ना, ये पॉइंट्स आपने 5-6 पॉइंट हैं, ये आपने याद कर लेने हैं। ये बेटा हमारे पास एक एटम है, हमने एटम की स्ट्रक्चर ड्रा की हुई है। इस एटम में हमारे पास बेटा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द शेल्स हैं, उनके अंदर हमने प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जा रहा है, इसमें प्रोटॉन्स हैं और इसमें न्यूट्रॉन्स हैं। इसके बाद बेटा इसके गिर्द शेल्स हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। ये है बेटा एक एटम का स्ट्रक्चर। अब अगर हम बात करते हैं ऑर्बिटल की, तो ऑर्बिटल बेटा हमारे पास जो है ना वो आप कह दें कि सब शेल्स पे डिपेंड करते हैं। सब शेल हमारे पास एस होता है, पी है, डी है और हमारे पास जो है वो एफ है। ये 4 हमारे पास सब शेल हैं। एस जो सब शेल है बेटा वो क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस होता है। पहला हर शेल में पहला सब शेल जो आता है वो एस सब शेल होता है। ये स्फीरिकल शेप का होता है। एस सब शेल जो है बेटा वो स्फीरिकल शेप का होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पी सब शेल की, पी सब शेल की, तो बेटा पी सब शेल जो है ना ये डम्बल शेप का होता है और इसके अंदर मज़ीद 3 इसके डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जी। ये 3 डायमेंशनल होता है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा बेटा उसको हम कहते हैं पी एक्स, जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसको हम कहते हैं पी वाई, और जो जी एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसको हम कहते हैं ये पी जी है। तो डम्बल शेप का होता है ये। इसके बाद बेटा ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल। डी सब शेल जो है उसके 5 बेटा उसके अंदर डी जनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स डी वाई जी, डी एक्स वाई, डी एक्स जी, डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर और डी जी स्केयर। ये हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो डी सब शेल की ड्रा की हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो एफ ऑर्बिटल है, एफ सब शेल है। इसके अंदर जो है ना बेटा वो 7 जो है इसके डी जनरेट ऑर्बिटल होते हैं, एफ जी क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ एक्स क्यूब। इसके बाद एफ एक्स वाई जी, एफ जी इंटू एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एफ वाई इंटू जी स्केयर माइनस वाई एक्स स्केयर और एफ एक्स इंटू जी स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये बेटा इनके स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की, तो हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल जो होते हैं बेटा वो एस हो सकते हैं, वो पी हो सकता है सब शेल का ऑर्बिटल, वो डी सब शेल का ऑर्बिटल हो सकता है, या वो एफ सब शेल का ऑर्बिटल हो सकता है। तो हम पहले एस को पढ़ते हैं। एस के बारे में हमने पढ़ा कि एस जो होता है बेटा ये स्फीरिकल शेप का होता है। एस सब शेल जो होता है वो स्फीरिकल शेप का होता है और बेटा इसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्फीयर की शेप का होता है इसलिए हम इसको सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा जो पहले शेल का जो एस सब शेल होगा उसको हम कहेंगे 1s, जो दूसरे शेल का होगा वो 2s, जो तीसरे शेल का एस सब शेल होगा उसको हम कहेंगे 3s। तो बेटा अगर हम इनकी शेप की बात करें तो S1s जो होगा इसकी शेप जो है ना वो स्फीरिकल ही होगी, लेकिन ये स्मॉलर इन साइज होगा देन 2s से। 2s जो होगा वो 1s की निस्बत थोड़ा सा बड़ा स्फीयर होगा और 3s जो होगा वो 2s की निस्बत बड़ा स्फीयर होगा। तो ये बेटा इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करता रहेगा, लेकिन शेप जो है इनकी सेम रहेगी। जैसे जैसे शेल का नंबर इंक्रीज़ करता जाता है वैसे वैसे इनका साइज़ इंक्रीज़ करता जाएगा, लेकिन शेप इनकी सेम रहती है। अब बेटा हमारे पास है पी ऑर्बिटल्स। पी ऑर्बिटल हम जानते हैं डम्बल शेप का होता है। अब इसमें 3 इसके जो है बेटा वो होते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जी। तो ये डायरेक्शनल होते हैं तीनों के तीनों। अब बेटा अगर हम बात करते हैं इनकी, तो इनका भी साइज़ जिस तरह एस सब शेल का साइज़ इंक्रीज़ करता जा रहा था वैसे वैसे इनका साइज़ भी इंक्रीज़ करता जाएगा जैसे जैसे शेल नंबर इंक्रीज़ करता जाता है। तो पी एक्स, पी वाई और पी जी बेटा ये पी जी जो होगा वो जी एक्सिस के अलॉन्ग होगा, पी एक्स जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, पी वाई जो होगा वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा। लेकिन ये तीनों इकट्ठे एक साथ जो हैं बेटा वो इस तरह से हमारे पास होते हैं। ये आ गया पी जी, इसके बाद ये हमारे पास आ गया पी एक्स और इसके बाद बेटा ये हमारे पास आ गया पी वाई। तो ये इस तरह 3 होते हैं तो ये पी सब शेल बन जाता है। अब बेटा इन तीनों की जो है वो ये डायरेक्शनल होते हैं। पी जी जो होता है वो जी एक्सिस के अलॉन्ग होता है, पी एक्स जो होता है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है और पी वाई जो होता है वो
वाई एक्सिस के अलोंग होता है। इसके बाद बेटा डी सब शेल है। डी सब शेल की हमने शेप यहाँ पे ड्राइव की हुई है तमाम पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स की। तो ये जो लॉब बेटा हैं डी जनरेट और ऑर्बिटल जो हमने ड्रा किए हैं डी सब शेल के, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने से इनका भी जो है ना वो साइज़ इंक्रीज करता जाता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर बेटा दिस ये है सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। सोल्यूशन से हमने इसको ड्राइव किया था, सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और क्वांटम नंबर हमें बताते क्या है? क्वांटम नंबर बेटा हमें बताते हैं कंप्लीट पोजीशन के बारे में बताते हैं कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन को फाइंड करना है तो हमें एक नंबर्स का सेट मिलेगा जिनको फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को ढूंढ सकते हैं। तो हम कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल सोल्यूशन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का हाइड्रोजन एटम के लिए। या इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि नंबर या लेबल्स विच कम्प्लीटली डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, के जो एक एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करते हैं। तो बेटा ये चार होते हैं क्वांटम नंबर, चार हैं हमारे पास। पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में पाया जाता है। दूसरा बेटा हमारे पास है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये हमें बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है बेटा ये हमें बताएगा कि शेल का हमें पता चल जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताएगा कि वो उस शेल के किस सब शेल में पाया जाएगा, उस शेल के किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा तीसरा है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि जिस तरह हमने कहा कि पी जो है वो तीन तरह का होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जी। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाएगा, पी एक्स में है, पी वाई में है या पी जी में है? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताएगा कि वो इलेक्ट्रॉन पी एक्स में पाया जाएगा या पी वाई में पाया जाएगा या पी जी में पाया जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है सब शेल के बारे में या ऑर्बिटल के बारे में बताएगा कि किस ऑर्बिटल में, सब शेल के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट बेटा जो है स्पिन क्वांटम नंबर फोर्थ वन, ये बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। क्यों इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो तरह की हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन करता है। तो वो स्पिन जो हो सकती है या तो वो क्लॉकवाइज होगी यानी इस तरह, या वो एंटी क्लॉकवाइज होगी ऐसे। तो ये हमें बताएगा स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें बताएगी कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो ये हमें उसके बारे में बताएगा। तो आपके सामने एक बुक में एक टेबल दिया हुआ है बेटा, इस टेबल में उसने बताया है हमें इन चारों का कंपैरिजन करके। नेक्स्ट हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेटा हमें बताता है एनर्जी लेवल के बारे में। एनर्जी लेवल से मुराद शेल्स के बारे में बताता है। तो इसकी वैल्यू, इसको एन से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है। यानी अगर एन की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब पहला शेल है और पहले शेल को हम कहते हैं के शेल। अगर एन की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 है तो इसका मतलब है एल शेल है और ये दूसरा शेल होगा। अगर एन की वैल्यू हमारे पास 3 है तो इसका मतलब है तीसरा शेल है। तीसरे शेल को हम कहते हैं एम शेल। तो इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू 3 आ जाती है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में पाया जाएगा। अगर एन की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है चौथा शेल, और चौथे शेल को हम कहते हैं एन शेल और इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एन शेल में पाया जाएगा। तो बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो हमें शेल के बारे में बताएगी कि वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में पाया जाएगा। तो अब इसको हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं? हमने रेडियस निकाला किसी भी ऑर्बिट का, उसके लिए हमने वहाँ पे एन को इस्तेमाल किया था। अगर आपको याद हो ये वैल्यूज़, तो ये हमने कैलकुलेट की थी रेडियस निकालने के लिए। ऑर्बिट का साइज़ निकालने के लिए हम बात करते हैं जितना ज़्यादा वैल्यू होगी एन की उतना ही बड़ा ऑर्बिट होगा। हम जानते हैं शेल का साइज़ कि पहला शेल जो होता है वो छोटा होता है दूसरे शेल से, दूसरा शेल छोटा होता है तीसरे शेल से। तो जितना ज़्यादा नंबर होगा एन का, इनकी जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो साइज़ होगा उस ऑर्बिट का। एनर्जी निकालने के लिए हमने इस्तेमाल किया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। और एक और बात, बड़ी अहम बात, एक शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हम मतलब आपने पता करना है कि चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम।
चौथे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। वो फार्मूला है 2n², यानी कि मैंने n की जगह पे पुट कर दिया 4। चौथे शेल में मुझे पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैंने मालूम करना है। तो उसके लिए मैं इसका जो है ना वो इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 32। इसका मतलब चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बेटा ये थी एप्लीकेशंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, और हमने पढ़ लिया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसको हम एल से, स्मॉल एल से बेटा जो है ना वो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये इस्तेमाल किया जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में पता करने के लिए कि सब शेल कौन सा है। यानी कि एक शेल में जैसे हम बात करते हैं 3, शेल नंबर 3 है, 3 शेल में ऐसा सब शेल भी होगा, पी भी होगा, उसमें डी भी होगा। अब मैंने मुझे ये एन की वैल्यू 3 आई थी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन के लिए, मुझे पता चल गया कि एन इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे शेल में है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन उस तीसरे शेल में एस सब शेल के अंदर है, पी सब शेल के अंदर है, या डी सब शेल के अंदर है। तो हमने ये मालूम करने के लिए हमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की अगली वैल्यू जो है वो चाहिए होगी। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में बताता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की बेटा वैल्यूज़ जो होती हैं ना वो जो है वो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 और n-1 तक जो है ना ये जाती हैं, n-1 तक जो है ये वैल्यूज़ जो है वो जाती हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। तो अब आपने इसका याद रख लेना है कि अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आती है 0 तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में है। अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास हो 1 तो इसका मतलब है पी सब शेल। अगर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 तो इसका मतलब है डी सब शेल। तो हमें साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ जो है वो हमें पता होना चाहिए कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले किस शेल में होगा, पहले ये पता करना है। उसके बाद ये पता करना है कि वो इलेक्ट्रॉन उस शेल के किस सब शेल में होगा। उसके लिए हमें मालूम चाहिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू, और वो हमें जो है वो पता चलेगी यहाँ से। तो इससे हम बेटा निकाल सकते हैं, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से हम निकाल सकते हैं जो है वो सब शेल के बारे में, एक इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में होगा। अगर एल की वैल्यू 0 आती है तो ऐसा सब शेल है और ये स्फीरिकल शेप का होता है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू बेटा एल की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब पी सब शेल है और ये डम्बल शेप का होगा। अगर इसकी वैल्यू 2 आती है तो ये डी सब शेल है और ये सॉसेज शेप का होता है। अब देखिए बेटा, अगर हमारे पास एन की वैल्यू 1 है इसका मतलब पहला शेल है, तो इसके लिए जो एल की वैल्यू होगी वो 0 होगी। एल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हम एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं n-1, एल इज इक्वल टू n-1। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से भी हम एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे n इज इक्वल टू 2 होगा तो हमारे पास एल इज़ इक्वल टू एन की जगह पे 2 पुट कर दें तो ये 2-1 तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 0 और 1 दो वैल्यूज़ आएंगी एल के लिए। जो 1 आया तो उससे मिनिमम वैल्यू आपने काउंट कर लेनी है, हाईएस्ट काउंट नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर एन की वैल्यू 2 है यानी कि दूसरा शेल है तो उसमें दो सब शेल होंगे, एक 0 का मतलब एस और 1 का मतलब पी। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 है तो उसमें 3 होंगे, 0 1 2, इसी फार्मूले के मुताबिक l इज इक्वल टू n-1 के मुताबिक। तो इससे बेटा हम शेल और सब शेल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अजीमुथल क्वांटम नंबर से हम सब शेल के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम शेल्स के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा हमें बताता है कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए n की वैल्यू जो है वो 3 आ गई और l की वैल्यू जो है बेटा वो मेरे पास 1 आ गई। तो आप लोग जानते हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि तीसरे शेल में है n की वैल्यू 3 का मतलब है तीसरे शेल में इलेक्ट्रॉन है। l इज इक्वल टू 1 का मतलब है तीसरे शेल के p सब शेल में है।
अब सब शेल भी मुझे पता चल गया और नंबर शेल का नंबर भी पता चल गया। अब लेकिन मसला ये है कि ये जो 3p ऑर्बिट सब शेल है ये 3 तरह का होता है। p 3 तरह का होता है, px होता है, py होता है और pz होता है। अब मुझे ये तो पता है कि वो तीसरे शेल के p सब शेल में है, लेकिन इन तीनों में से किस में है? px में होगा इलेक्ट्रॉन, py में होगा या pz में होगा। तो ये कैसे पता लगाऊंगा मैं? इसके लिए मुझे चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, कि मैं ऑर्बिटल के बारे में मालूम कर सकूं कि किस ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, किस डीजेनरेट ऑर्बिटल में है। बेटा आपने एक बात याद रखनी है कि ऑर्बिटल जो होता है ना, ये जब हम ऑर्बिटल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब है डीजेनरेट ऑर्बिटल। और ये px, py और pz ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। ये तीनों क्या हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर हमने ये पता लगाना है कि वो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है कि वो किस जगह पे है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि उसका शेल नंबर क्या है। फिर हमें पता होना चाहिए कि वो किस सब शेल में होगा, उस शेल के किस सब शेल में होगा। जब हमारे पास सब शेल आ जाएगा तो हमने ये पता लगाना है कि उस सब शेल के किस डीजेनरेट ऑर्बिटल में पाया जाएगा ये। तो उस डीजेनरेट ऑर्बिटल तक पहुंचने के लिए हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए। तो ये बात आपने याद रखनी है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमें क्यों चाहिए होती है। हमने एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल का पता लगाना है कि वो किस डीजेनरेट ऑर्बिटल में मौजूद है। तो बेटा इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से। और इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है और +-3 हो सकती है। तो बेटा यहाँ पे आपने रिलेशनशिप देखना है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, कि कैसे आप वैल्यूज़ निकालते हैं। कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो एस सब शेल होगा और एम की वैल्यू एस सब शेल के लिए 0 होती है। अगर एल की वैल्यू 1 है तो पी सब शेल है, तो उसके लिए एम की वैल्यू आपने 2 लेनी है, 0 भी लेनी है और उसके लिए +-1 भी लेनी है। यानी कि टोटल हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। एक आ गया 0, एक आ गया +1 और एक आ गया -1। तो 3 वैल्यू आई, इसका मतलब 3 ऑर्बिटल्स होते हैं पी सब शेल के, px, py और pz। इसी तरह हमारे पास l की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब है d सब शेल। अगर l की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब है d सब शेल की हम बात कर रहे हैं। तो d सब शेल के लिए हमारे पास जो है वो m की वैल्यूज़ आप कैसे लिखेंगे? अब हमारे पास l की वैल्यू 2 आ गई है ना, तो हम लिखेंगे 0 +-1 +-2। तो अब हम इन वैल्यूज़ को ओपन करके लिखते हैं। तो ये मैंने लिख दिया 0, इसके इधर मैंने लिखा प्लस की वैल्यू, +1 और +2 तक चले गए, और इधर हम चले जाएंगे -1 और -2 तक। तो ये टोटल कितनी वैल्यूज़ होगी? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब है डी सब शेल, एल की वैल्यू 2 हो तो क्या होता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 हो तो इसका मतलब है डी सब शेल की बात हो रही है, डी सब शेल की बात हो रही है। तो डी सब शेल के अंदर डी जनरेट ऑर्बिटल कितने होंगे बेटा? 5 होंगे। वो अभी हमने पढ़े भी थे, कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इस तरह हम डी ऑर्बिटल्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू से पता लगाते हैं कि कौन सा सब शेल होगा। यानी कि अगर हमने बात की थी, लेट्स सपोज कि मैं आपको बताता हूँ बेटा एक मिसाल के तौर पर, कि मेरे पास बेटा अगर एस सब शेल है तो उसके लिए एल की वैल्यू 0 होगी, एम की भी 0 होगी। लेकिन अगर पी सब शेल होगा तो उसके लिए एल की वैल्यू 1 होती है और एम की 3 वैल्यूज़ होती हैं। अब ये 3 वैल्यूज़ जो हैं वो हमें बताती हैं अबाउट द सब शेल ऑफ, अबाउट द ऑर्बिटल ऑफ द सब शेल, पी सब शेल का ऑर्बिटल। अब देखें बेटा, ये अगर एल इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है पी सब शेल, पी सब शेल। और पी सब शेल में 3 होते हैं। अगर एल इज इक्वल टू 1 है तो इसलिए हो जाएगा एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा 0 +-1, 0 +-1। तो अब अगर हम इसकी वैल्यूज़ लिखें 0 +-1 की, तो एम की 3 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। एक आएगी 0, एक आएगी +1 और एक आएगी -1। तो 3 वैल्यूज़ हैं। इनमें से एक जो है वो पी एक्स के लिए होगी, एक पी वाई के लिए होगी और एक पी जी के लिए होगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू जब हमें पता चल जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि किस सब शेल, उस पी सब शेल के किस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। इस तरह डी सब शेल के लिए बेटा ये 5 वैल्यूज़ होती हैं, 0 +-1 और +-2। तो 5 वैल्यूज़ जो हैं वो डी सब शेल के लिए होंगी। इस तरह 7 वैल्यूज़ जो आएंगी वो एफ सब शेल के लिए आएंगी। ठीक है, एफ सब शेल के लिए ये 7 वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी।
इसके बाद बेटा हमारे पास आखिरी है जी स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी। बेटा इसका इंट्रोडक्शन जो है ना वो कैसे किया गया कि अल्कली मेटल जो है ना उनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब हमने अल्कली मेटल का एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो नोट किया, एमिशन स्पेक्ट्रम नोट किया, और उस एमिशन स्पेक्ट्रम से हमें जो लाइन स्पेक्ट्रम मिला बेटा अल्कली मेटल के लिए, उसको हायर रिजॉल्विंग पावर वाले स्पेक्ट्रोमीटर में जब हमने देखा तो हमें ये पता चला कि हर लाइन यानी कि ये एक एमिशन स्पेक्ट्रम आ गया हमारे पास। जब इस एमिशन स्पेक्ट्रम को देखा तो हमें इसमें डुप्लेट लाइंस मिली। डुप्लेट लाइन कहते हैं जुड़वा लाइंस, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। तो यहाँ से बेटा जो है ना वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन का कॉन्सेप्ट आया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द शेल में तो रिवॉल्व कर ही रहा होता है, कि वो न्यूक्लियस जो के गिर्द वो शेल में तो मूव कर ही रहा होता है इस तरह करके सर्कुलर पाथ में। इसके साथ साथ बेटा वो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन भी कर रहा होता है, वो घूम भी रहा होता है। या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, इस बात का पता लगाने के लिए हमारे पास जो है वो ये क्वांटम नंबर कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटा डुप्लेट लाइंस के कॉन्सेप्ट के बाद 1925 में गॉडस्मिट और अलेनबेक इन दोनों ने बेटा कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो साथ साथ वो रोटेट भी कर रहा होता है, यानी कि स्पिन भी कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है बेटा वो अगर तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो +1/2, अगर वो क्लॉकवाइज है तो फिर वो आएगी हमारे पास बेटा -1/2। तो ये आपने याद रख लेना है कि ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है कि दो वैल्यूज़ होती हैं स्पिन क्वांटम नंबर स्मॉल एस की, कि अगर वो जो है वो बेटा वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो 1+1/2 होगी, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वो हमारे पास -1/2 होगी। तो ये वैल्यू बेटा आपने याद रख लेनी है। स्पिन क्वांटम नंबर की दो ही वैल्यूज़ हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन के लिए और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए। तो +1/2 का मतलब है क्लॉकवाइज स्पिन हो रही है। अगर वो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आ जाती है एंटी क्लॉक -1/2 तो फिर वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब बेटा मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी मैंने पोजीशन निकालनी है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है मुझे नहीं पता। मैंने इसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू ली, 4 क्वांटम नंबर हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू आई मेरे पास 3, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू आई मेरे पास 1, और उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बेटा मेरे पास आएगी -1 लेट्स सपोज है। तो अब बेटा इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू आई जी +1/2। तो ये मेरे पास एक सेट आ गया वैल्यूज़ का, चारों क्वांटम नंबर की मेरे पास इसके लिए वैल्यू आ गई। तो इनसे मैं पता लगा लूँगा। एन का मतलब है तीसरे शेल में है इलेक्ट्रॉन, L=1 का मतलब है कि वो यानी कि ये थर्ड शेल में है, एन की वैल्यू बता रही है। और ये L=1 ये दूसरी वैल्यू हमें बता रही है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की, कि वो पी सब शेल में होगा। और ये एम जो है वो बताता है अबाउट द ऑर्बिटल, कि वो पी सब शेल के किस ऑर्बिटल में होगा, पी एक्स में है, पी वाई में है या पी जी में है। और ये बताता है स्पिन के बारे में कि ये क्लॉकवाइज स्पिन जो है वो होगी। तो ये बेटा हम ए क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करके इस तरह हम जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को सही मानों में जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, कहाँ पाया जा सकता है। तो ये बेटा क्वांटम नंबर आपने बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो प्रिपेयर करना है। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है बेटा, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।